वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है दोस्तों आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल यूवी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका, और आपका जिस हिसाब से हमें प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच दोस्तों। जैसे धीरे धीरे कोरोना बढ़ता जा रहा है तो हमें अपने घरों में रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, बार बार हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना है और घर में रहते हुए लगातार पढ़ाई पे अपना पूरा का पूरा फोकस रखना है। इसी के साथ हम अपनी आगे की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर कुछ लेक्चर्स करने के दौरान कल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड और फोर्स दोनों टॉपिक पढ़ चुके थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आए होंगे, और आप लोगों के जिस हिसाब से कमेंट मिल रहे होंगे, जिस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने 2-3 वीडियो के अंदर एक बार एक साइंटिस्ट के नाम की बात की थी जिनका नाम था गाउस। तो उनका इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर फ्लक्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉज होता है, या मैं उनके रूल होता है या प्रिंसिपल होता है। आज हमें वो पढ़ना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का होगा हमारा टॉपिक का, अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे, वो होगा गॉस लॉ। गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम, इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं। गाउस नियम या प्रमेय, गाउस की प्रमेय। ये क्या होता है? देखो गाउस ने बहुत छोटी सी बात कही। उन्होंने इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे तो कूलम्ब्स लॉ के अंदर क्या था, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए उन्होंने बात की थी कि फोर्स निकालो, फोर्स से इंटेंसिटी निकालो, फिर इंटेंसिटी के साथ डीएस का प्रोडक्ट करो तो आपको फ्लक्स मिलेगा। तो इसका मतलब वहां पे एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री की बात हो गई कि 6 ज्योमेट्री होनी चाहिए जिसका डीएस मुझे पता हो। लेट सपोज ये मेरे पास ऐसी कोई ज्योमेट्री हो, अब इसका डीएस क्या होगा? नहीं निकाल सकता मैं तो एरिया। अगर इसका डीएस नहीं निकाल सकता तो इसकी इंटेंसिटी बनाना मुश्किल हो गया भाई। इससे अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस, मैंने आपको बताया था। तो अब ये प्रॉब्लम जब धीरे धीरे क्रिएट होने लगी, फ्लक्स के बारे में क्रिएट होने लगी, तो एक साइंटिस्ट है गाउस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट का मतलब उन्होंने अपनी जो रिसर्च की उसके बाद हमने जो इसका रिजल्ट निकाला, उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो मेरे पास कोई बाउंड सरफेस हो, इसलिए देखो जनरली मैंने कैसा बनाया है, कोई फिक्स ज्योमेट्री का सरफेस नहीं बनाया, नॉन सिमेट्रिक सरफेस बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर मान लो कोई चार्ज प्लस क्यू रख दिया, तो अब प्लस क्यू के कारण फील्ड लाइन बाहर उतर जाएंगी। देखो आउटगोइंग फ्लक्स का मतलब क्या होता है, आउटगोइंग फ्लक्स का मतलब होता है फील्ड लाइंस का बाहर जाना, बल रेखाओं का बाहर जाना, ठीक है। और माइनस क्यू चार्ज के कारण फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है, तो उसको मैं कह सकता हूं इनकमिंग फ्लक्स। तो फ्लक्स इज नथिंग, इट इज ओनली द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच इज रिलेटेड टू एनी सरफेस। रिलेटेड वर्ड इसलिए लगाया, आउटगोइंग भी हो सकती है, इनकमिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है। इसके बाद यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, जब ऐसा हो गया तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि फाई इक्वल्स टू, उनका स्टेटमेंट था समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे सर ये तो अटपटी सी बात हुई, ये क्या लिख दिया आपने? तो ये देखो, अब मैं अगर इससे डेफिनेशन बनाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि गाउस के नियम के अनुसार, गाउस लॉ के अनुसार क्या था, उन्होंने क्या कहा कि किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में बंद कुल आवेश समेशन क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात का क्या मतलब हो गया, द टोटल, सॉरी अर्थात का मतलब ये नहीं है, मतलब हम अनदर लैंग्वेज की मैं बात करूं, द टोटल रिलेटेड फ्लक्स टू एनी क्लोज्ड सरफेस is 1/epsilon naught times to the
बाउंड चार्ज बाय सेम सरफेस। इसका मतलब डेट इज, या अर्थात जो हमने लिखा था फाई इक्वल्स टू, किसी भी मान लो एक बंद पृष्ठ, देखो ये बंद पृष्ठ काल्पनिक भी हो सकता है, ठीक है, हमारा मोस्टली काल्पनिक बंद पृष्ठ हम कंसीडर करते हैं। इस बंद पृष्ठ को हम बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ मतलब गॉसियन सरफेस। तो क्या मतलब निकला, फाई इक्वल्स टू टोटल बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज क्यू है तो उसको मैंने टोटल, अब हो सकता है कितना भी हो तो उसको समेशन क्यू लिख दो, क्यों लिख दो का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, तो इसका मतलब फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इफ समेशन क्यू इज पॉजिटिव देन फाई इक्वल्स टू पॉजिटिव। इफ समेशन क्यू इज नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है अंदर, नेगेटिव आ जाए तो फाई इक्वल्स टू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होगा कि इनकमिंग फ्लक्स, आगत फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स, आउट गोइंग, ये तो निर्गत बाहर जाता है, ये अंदर आता फ्लक्स होगा। और समेशन क्यू इक्वल्स टू 0 देन फाई इक्वल्स टू 0। कई जगह इसके दो स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं गाउस के, एक तो ये हो गया, साथ वो क्या बोलता है, एंड इफ देयर इज नो एनी चार्ज इन द बाउंड सरफेस, किसी भी बाउंड सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है ही नहीं, बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज शून्य है, सो रिलेटेड फ्लक्स विल बी 0। ये इसका सेकंड स्टेटमेंट होता है जो मैंने आपको केस टाइप में लिखा दिया, ठीक है। कई जगह ही मिलते हैं कि कई जगह कई बुकों में लिखा हुआ मिलता है कि गाउस के दो स्टेटमेंट थे। पहला ये होगा कि जितना चार्ज बाउंड होगा उतना ही फ्लक्स पास होगा, मतलब 1/एप्सिलॉन टाइम्स करके समेशन क्यू का उतना ही फ्लक्स हमें मिल जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट ये होता है कि अगर चार्ज ही नहीं है अंदर तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया दिल से। तो अब आप इसको नोट कर लें। कर लिया हुआ नोट। आप देखो इसको आगे करते हैं हम लोग। इसका प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो प्रूफ क्या होता है देखते हैं। देखो जब मैंने अभी भी बात की गाउस लॉ के थ्रू हम लोग इंटेंसिटी निकाल रहे थे, फ्लक्स को पढ़ रहे थे, तो गाउस लॉ के थ्रू हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं प्रूफ ऑफ गाउस लॉ, यही लिख लेता हूं, आप लोग हेडिंग अपने बना लेना, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। गाउस में गाउस की प्रमेय की उत्पत्ति, ठीक है। आप लोग इसी हेडिंग के साथ अपने न्यू हेडिंग बना लेना। आप देखो क्या किया हमने, माना मेरे पास ही कोई एक बाउंड सरफेस है, ठीक है। आपके सामने मैंने कैसा भी रफली सरफेस बनाया, जरूरी नहीं आप डिट्टो ऐसा ही डिजाइन बनाए, मर्जी आपकी कैसा भी सरफेस बनाए, ठीक है। मान लो मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे कोई प्लस क्यू चार्ज मेरे पास यहां पे रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इससे क्या होगा, इससे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस हिसाब से बाहर की तरफ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। और ये बात समझ में। तो अब मान लो मैंने ये जो बाउंड सरफेस है इसको छोटे छोटे एलिमेंटों से मिलकर बना हुआ मान सकता हूं डीएस से, तो उसमें मैंने एक स्मॉल एलिमेंट डीएस कंसीडर कर लिया जो मेरे पास ये है, ठीक है। हिसाब से ये है तो ये मैंने ये एक डीएस एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो डीएस की डायरेक्शन देखो, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं, थोड़ा बड़ा सरफेस आपको समझ में आ जाए। ये डीएस हो गया और इसकी डायरेक्शन ये होगी, मान लो ये डायरेक्शन होगी, इनके बीच में एंगल हो गया थीटा। कितना एंगल आ गया, थीटा। तो वेक्टर ई डॉट डीएस हम 5 बनाते हैं, ई डॉट डीएस cos थीटा आ जाता है, तो ई डीएस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब मैंने इसको सरफेस माना है तो ये इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल सकता है, जितना इसका एरिया होगा, तो मैंने ये इसका एरिया बना लिया। अब जब ये सरफेस ही क्या है 3D के अंदर होगा, तो 3D के अंदर जो एंगल बनता है उसे हम सोलिड एंगल या घन कोण कहते हैं, और जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक टर्म आती है घन कोण, सोलिड एंगल। ये क्या होता है देखो,
अगर सरफेस के अंदर एंगल बनता है, किसी पृष्ठ पे एंगल बनता है, 2D के अंदर एंगल बनता है, तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो होती है रेडियन। ठीक है, रेडियन। और जो घन कोण बनता है, 3D के अंदर एंगल बनता है, उसके लिए होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। मतलब जैसे सॉफ्टी होती है, तो सॉफ्टी के बीच में जो कोण सॉफ्टी इस हिसाब से होगी, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाली जो प्लेट सी बन रही है, घन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये, और इसकी एक बात याद रखना, डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, और डी ओमेगा की वैल्यू आती है ds cos ऑफ थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे दो बातें नोट करनी ही है। ये मान लो, ये हमें मान के चलना है भाई, हमें केवल प्रूफ ऑफ गॉस लॉ देखना है शॉर्ट में, जो अपने 12th लेवल तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमें ये डायरेक्ट कंसीडर करना है। इसकी ज्यादा फर्दर डिटेल आपको हायर क्लासेस बीएससी के अंदर मिल जाएगी। जब हम बीएससी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब हम इस बारे में थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये ds हो गया, इसके अंदर से मैंने मान ली ये डिस्टेंस r डिस्टेंस है, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट p है, तो ये r डिस्टेंस है, मतलब o और p के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल r। तो मैं क्या देख सकता हूं कि इस ds से जो फील्ड बाहर जा रहा है उसकी इंटेंसिटी अगर मैं निकालूं, तो इंटेंसिटी क्या होती है? E इक्वल्स टू, आपको पता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कारण इंटेंसिटी होती है k q अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप, व्हिच कैन बी रिटन एज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू r कैप। समझ में आ रहा है? देखो एक बार आ रहा होगा। ठीक है, पॉइंट O पे मैंने चार्ज Q कंसीडर किया, इससे बाहर की तरफ कोई ये फ्लक्स जा रहा है जिसकी डायरेक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहाँ पे ds का कंपोनेंट, थीटा कंपोनेंट मिल सकता है, जो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स लगाऊं, मतलब फ्लक्स की परिभाषा से, क्या लिखा है मैंने? फ्लक्स की परिभाषा से, इतना आपको ट्रांसलेशन आता होगा, तो फाई इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? वेक्टर E डॉट ds। ठीक है, ds लगा रहा हूं स्मॉल, मैंने अभी क्या बताया था? फाई इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट ds होता है। एक बार मैंने इंटीग्रेशन यहीं छोड़ दिया। ठीक है, आप चाहो तो यहां लगा भी सकते हो, कोई बड़ा मैटर नहीं है। अब देखो आगे, अब ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी मेरे पास यहां आ गई, मैं चाहूं तो इसकी वैल्यू रख सकता हूं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू r कैप डॉट वेक्टर ds। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करते हैं, इस क्वांटिटी को सोल्व करते हैं, पहले डॉट का आ जाता है cos थीटा, ये कैप है, इसका मतलब ये 1 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैप मैग्नीट्यूड, आपने 11th में पढ़ा है यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये बच गया ds, और ये लिखा जाएगा cos ऑफ थीटा। ठीक है, साथ में अपॉन r स्क्वायर, ये आ गया, ये मैंने लिख दिया d फाई। समझ में आ गई बात? जिसको नहीं आई हो वो इसको ऐसे भी लिख सकता है भाई, d फाई इक्वल्स टू e ds cos ऑफ थीटा। आप यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी निकाल लेना, वेक्टर हटा दो तो r क्या बढ़ जाएगा, तो e की वैल्यू के q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली वो ds cos थीटा r स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, बट हम ऐसा करते हैं जनरली। तो टोटल आउटगोइंग फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? टोटल आउटगोइंग फ्लक्स विल बी, मैंने आपको क्या बताया था, जब एक तरफ से d हटता है तो दूसरी तरफ इंटीग्रेशन जाता है, और जो वैल्यू वेरिएबल नहीं होती, कांस्टेंट होती है, वो हम क्या करते हैं? मोस्टली उसको इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं। समझ में आ रही है बात? हमने उसको क्या किया? इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया, ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। अभी बात की थी ds cos थीटा बाई r स्क्वायर किसके बराबर होता है? अब मैं यहां लिखूंगा बाय डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, घन कोण की परिभाषा से आप सीधा लिख सकते हो d ओमेगा बराबर ds cos ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर। समझ में आ रही है? तो यहां पे मैंने ये वैल्यू रख दी, फाई इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। टोटल जो एंगल बनता है सॉलिड एंगल, वो 4 पाई बनता है, तो ये आपको बात पता होगी। यहां पे मैंने क्या रख दिया? 4 पाई, फाई इक्वल्स टू, ये आ गया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है। देखो ये आपको मेथड दूसरा था, यहां देखो मैं लिख सकता हूं इसके बारे में, फाई इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गई बात समझ? अब अंदर टोटल चार्ज कितना है? q है प्लस q, इसलिए q आ गया। इफ टोटल चार्ज in bound surface is summation q,
अगर समेशन क्यू हो देन फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। बात समझ में आ रही है? दिस इज द गाउस लॉ। आगे बात समझ में, तो आप इसको राइट डाउन कर लो, आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं इतना। तो इसको एक बार नोट कर लो फटाफट। ये अगर ऐसे लिखा जाए कि कूलाम के नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति कीजिए तो भी यही होगा, या गाउस नियम का प्रूफ, गाउस नियम का डेरिवेशन, कैसा भी ऑब्टेन अगर आ जाए तो वर्ड यही आएगा, नोट कर लो। हो गया होगा बच्चों, तो इसको आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके थे, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, इस गाउस लॉ के बारे में पढ़ चुके। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और यहां से न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। वैसे तो फिजिक्स के हर टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकलों की कमी नहीं है, भरमार होती है, लेकिन यहां से कोई ना कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आपको मिल ही जाता है। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो अब वो मैं आपको कराता हूं, देखते जाओ। जैसे मान लो मैं अगर पहले न्यूमेरिकल की बात करूं, ये है इफ, देखो ध्यान समझो, इफ वेक्टर ई इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, देन कैलकुलेट टोटल आउटगोइंग फ्लक्स if a surface of area 20 यूनिट, चलो इसको ऐसे छोड़ो, if a surface of area 20 यूनिट is 20 यूनिट में लिखो 20 जे कैप, ठीक है। अगर एक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एरिया है जिसका एरिया कितना है 20 जे कैप है, जे कैप मतलब मीटर स्क्वायर जे कैप ये है, और ये न्यूटन बाय कूलम है, ये है, तो वो कह रहा है कि टोटल फ्लक्स काउंट करो। तो देखो कैसे होगा, सेंस गिवन अप, ये कैसा दिया है, इसको मैं हिंदी में एक बार बोल के दिखाता हूं, नोट कर लेना कि यदि कोई क्षेत्र 20 मीटर स्क्वायर जे कैप, एक विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन बाय कूलम में स्थित है, तो कुल निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। दोबारा बताता हूं कि एक पृष्ठ 20 जे कैप का जो कि इतने विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो टोटल निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। देखते हैं क्या होता है। सेंस गिवन क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ds क्या दे रखा है, या s लिख लो चाहे 20 मीटर स्क्वायर दे रखा है जे कैप के अंदर, ठीक है, ये दे रखा है, वो न्यूटन बाय कूलम है। अब वो क्या पूछ रहा है, फाई पूछ रहा है। सिंस फाई इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू ds, यही होता है। जब वो कंपोनेंट फॉर्म में दे तो डायरेक्ट वैल्यू रख दी जाती है, क्यों, एंगल अपने आप ही आई कैप जे कैप के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ds क्या हो गया आपका, ये रहा 20 जे कैप। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, आप क्या जानते हो, 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा i डॉट आई, जे डॉट जे और k डॉट के, ये यूनिट वेक्टर है। अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू आती है 1,
सेम का सेम से। और अगर कुछ घूम फिर के प्रोडक्ट हो आई का जे से, जे का के से, मतलब नॉन इक्वल प्रोडक्ट हो तो क्या आता है, जीरो आता है। तो देखो 6i इंटू जे 0, j इंटू जे 1 और k इंटू जे 0, मतलब बीच वाले टर्म आएगी। 20 इंटू 3 60, 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 60। साथ में यूनिट क्या लगा सकते हैं हम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। समझ में आ रही है बात, समझ में आ गई बात आपको, ये बात बिल्कुल अच्छे समझ में, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ गया फ्लक्स का, इसको नोट कर लो फटाफट। कर लिया, मिटा दो, ठीक है। देखो अब ऐसे ही देखो एक दो क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आप लिख लेना इसको। A circular sheet of radius 5 centimeter ये मैं करा देता हूं आपको। A circular sheet of radius 5 centimeter is placed in a uniform electric field फाइव इंटू 10 to the power 5 volt per meter such that its plane makes an angle 30 degree with the electric field. Find the electric flux. पासिंग द एरिया या सरफेस एरिया, वो आप आगे क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट है, वृत्ताकार शीट को शीट ही बोलेंगे, पृष्ठ मान सकते हो, जो कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर में स्थित, इस प्रकार स्थित है कि उसका तल, प्लेन का मतलब तल, देखो यहाँ पे अभिलंब और तल दो शब्दों में बहुत फर्क होता है, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। प्लेन मेक्स एन एंगल, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है विद्युत क्षेत्र के साथ, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है। देखो दिया है हमें, क्वेश्चन कैसे करना है, गिवन अप लिख दिया मैंने। तो गिवन अप क्या है, रेडियस स्मॉल r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। मेरे को पता है मैं ऐसा ही एमकेएस यूनिट में सोल्व करना चाहता हूं, सारी चीजें एमकेएस में मिलेगी। तो 5 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10 to the power -2 मीटर या 0.05 मीटर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर। आप देख सकते हो ये ऑलरेडी किसके अंदर है, आपके ऐसे यूनिट के अंदर है। थीटा इक्वल्स टू वो 30 डिग्री दे रहा है, क्या ये थीटा मेरे काम का है, क्योंकि मैं इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू, मेरे को फ्लक्स निकालना है, देन फाई मेरे को कैलकुलेट करना है। तो क्या मैं फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डीएस जो मैं लिखता था, तो ई डीएस कोस थीटा, तो क्या ये वही थीटा है क्या, नहीं ये वो थीटा नहीं है। कैसे नहीं है, मैंने यहां इसको अल्फा कह दिया। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सॉरी फील्ड है, और ये यूनिफॉर्म है। उसने कहा एक सर्कुलर शीट है, मान लो सर्कुलर शीट है, इस हिसाब से, ठीक है। अब याद करो जब मैंने डीएस बताया था, या डीएस मतलब जिन जो आज पहली बार देख रहे हैं, जिनको डीएस वाली कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही, जस्ट पहले के 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत डिटेल से मेंशन किया है। आप देख सकते हैं, हेडिंग भी ऊपर थंबनेल के ऊपर आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेक्चर देख सकते हैं, शायद 9 या 11 के बीच में होगा, देख लेना आराम से, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये डीएस है और ये ई है,
याद करो मैंने ये एंगल बनाया था, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने कहा था एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल के अलोंग निकलेगी, तो नॉर्मल इस तरफ हो रहा है, तो ये एंगल नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है। बट यहाँ पे उसने प्लेन का मतलब प्लेन, ये वाला प्लेन, ये पृष्ठ, अगर ये शीट है तो ये ऐसा रखा है, तो ये अगर मैं शीट को ऐसा मान लू, प्लेन मान लू, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। कितना होगा, ये प्लेन 30 डिग्री है, तो अगर अब आप जानते हो नॉर्मल पूरा 90 एंगल बनाता है, 30 ये हो गया, तो ये कितना बच गया, तो मैं लिख सकता हूं सो थीटा कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ में आया, ये बात याद रखना, प्लेन दे रखा है या नॉर्मल दे रखा है, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया दे रखा है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, बहुत इजी है, तो आपको सीधा प्रोडक्ट ही करना है। डीएस की वैल्यू, एक मिनट, डीएस एरिया, शीट कैसी, सर्कुलर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, फिर कॉस ऑफ 60। आप देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 होता है 1/2, यही होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, ये 25 बन गया, 25 5 जा 1 25, ठीक है। 10 की पावर 5, 10 की पावर माइनस 4, तो बच गया 10 की पावर 1, 22/7 इंटू 1/2, ठीक है। नो प्रॉब्लम, इसको हम 3.14 लिख सकते हैं, और 125 10 इंटू 3.14, अगर मैं इसको इससे प्रोडक्ट करूं तो क्या आंसर आ रहा है, देखो आप 31.4। अब इसका प्रोडक्ट आप तो आराम से निकाल लोगे, ठीक है, प्रोडक्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अप्रोक्सीमेटली इसका प्रोडक्ट होने के बाद आपको आंसर वैसे मिलना चाहिए 1.96, अगर मैं डेसिमल लगा रहा हूं तो यहां पे 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर। आप चेक कर लेना क्या यही आंसर आ रहा है, अगर आंसर आपका मैच हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट करना, डेसिमल वगैरह काउंट करना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर लेना और एक बार दोबारा करके देखना सेल्फ, आपको समझ में आया नहीं आया। मैं दोबारा क्वेश्चन एक बार हिंदी मीडियम में बोल रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में तो लिखा हुआ भी है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट, ये चपटी मान लो शीट, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर में इस प्रकार स्थित है कि शीट का तल विद्युत क्षेत्र के साथ, विद इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया, आराम से क्वेश्चन आप लिख सकते हो, बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लो। आ रही है बच्चों समझ में बात, इसको नोट करो। फिर आपको मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं, वो आपको घर से करने हैं, जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं, आप उनकी प्रैक्टिस करें, बढ़िया क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, गाउस लॉ से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन यहां आगे मेंशन करेंगे, ठीक है। मिटा दो इसे, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपको होमवर्क करना है। 1 कूलाम आवेश से निर्गत कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। क्या है मतलब, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पासिंग ड्यू टू 1 कूलाम चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
कैलकुलेट नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पासिंग ड्यू टू 1 कूलम्ब चार्ज, या पासिंग थ्रू 1 कूलम्ब चार्ज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड बच्चों करा रहा हूं। ठीक है। इफ E इक्वल्स टू 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर, then calculate electric field, sorry flux, electric flux है, then calculate electric flux if an area of 15 unit is placed in YZ plane। ठीक है। यदि विद्युत क्षेत्र A इक्वल्स टू 7i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक क्षेत्रफल 15 इकाई का इस प्रकार स्थित है, 15 इकाई का YZ तल में स्थित है, तो निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो। समझ में आ रहा सब प्यारे बच्चों को? इसे नोट करें। एक क्वेश्चन और है, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5i कैप प्लस 10j कैप वोल्ट पर मीटर इज गिवन इन विच एन एरिया (0.2 J cap meter square is situated, then कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। यदि 0.2 J कैप मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र 5i कैप प्लस 10j कैप में वोल्ट प्रति में स्थित है, तो निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो। 1 मिनट बच्चों उतार लेना। ठीक है। इस हिसाब से आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखे। अभी हमारे क्वेश्चन की सीरीज जो है चलती रहेगी। जैसे हमने फर्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़े थे उनसे रिलेटेड लगभग 20-25 क्वेश्चन किए थे, उसी हिसाब से इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसी प्रकार आप बने रहें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, उनको भी बताएं कि ऐसी क्लास चल रही है। यूवी क्लासेस पर रेगुलर क्लासेस अपलोड हो रही हैं। कुछ प्रॉब्लम के कारण मैथ की क्लास अभी रेगुलर कंटिन्यूटी में नहीं है, 1-2 दिन में वो भी आपको रेगुलर मिलना शुरू हो जाएंगी। बाकी आपको क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहेगी। फिर हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन जितने ज्यादा बच्चे आप लोग होंगे उतना अच्छा कंपटीशन आपका इसके अंदर होगा।
तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते रहेंगे, ऐसे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में इनके रिप्लाई बताने ही बताने आपको। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अलविदा मतलब कल तक के लिए, केवल नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।